नमस्कार। आज हम एक सफर पर निकलेंगे। एक ऐसा सफर जो हमें भारत की जमीन की कहानी बताएगा। अगले कुछ मिनटों में हम साथ मिलकर देखेंगे दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों को, फिर उतरेंगे मीलों तक फैले मैदानों में और जानेंगे उन पठारों के बारे में जो करोड़ों साल पुराने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के भूगोल को समझने का ये सफर। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? देखिए, सबसे पहले हम दुनिया के नक्शे पर भारत की जगह देखेंगे, फिर कुछ आंकड़ों से इसके साइज का अंदाजा लगाएंगे। इसके बाद उत्तर के पहाड़ों से लेकर बीच के पठार और फिर समंदर के किनारे बसे तटों और द्वीपों तक पहुंचेंगे। और आखिर में देखेंगे कि ये भूगोल हमारे समय और मौसम को कैसे तय करता है। तो चलिए पहला कदम उठाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि दुनिया के नक्शे पर भारत आखिर है कहाँ। देखिए, ये सिर्फ एक लोकेशन नहीं है, इसकी यही पोजीशन है जिसने सदियों से इसके इतिहास, इसके व्यापार और इसकी संस्कृति को गढ़ा है। अगर हम ग्लोब को देखें तो भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है और हाँ, हिंद महासागर के ठीक सर पर। इसकी सबसे बड़ी पहचान वो है उत्तर में खड़ा महान हिमालय। ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये एक कुदरती दीवार है। यही दीवार भारत को बाकी एशिया से अलग करती है और हमें उत्तर से आने वाली बर्फीली हवाओं से भी बचाती है। अच्छा, अब ये जो नंबर स्क्रीन पर दिख रहे हैं, 8 डिग्री से 37 डिग्री उत्तर और 68 डिग्री से 97 डिग्री पूर्व, ये सिर्फ भूगोल की किताब के आंकड़े नहीं हैं। असल में यही वो दायरा है जो भारत की विशालता को बताता है। इन्हीं नंबर्स की वजह से हमारे देश में कहीं बर्फ गिरती है तो कहीं रेगिस्तान की गर्मी होती है। और ये विविधता कैसे बनती है, इसी को हम आगे समझेंगे। तो चलिए अब कुछ और आंकड़ों पर नजर डालते हैं ताकि हमें भारत के विशाल आकार का सही अंदाजा हो सके। भारत का कुल एरिया है करीब 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ये इतना बड़ा है कि हम दुनिया के 7वें सबसे बड़े देश हैं। जरा सोचिए, इतने बड़े कैनवस पर कुदरत ने क्या कुछ नहीं बनाया होगा। जंगल, रेगिस्तान, पहाड़, मैदान, सब कुछ। अगर हम उत्तर से दक्षिण तक का सफर करें, मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो ये दूरी है 3214 किलोमीटर। और इस एक सफर में ही मौसम और नज़ारे कैसे बदलते हैं, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। और पूरब से पश्चिम की बात करें तो गुजरात के कच्छ से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक देश की चौड़ाई भी कम नहीं है, करीब 2933 किलोमीटर। मतलब लंबाई और चौड़ाई लगभग बराबर सी है, जिससे देश का आकार थोड़ा थोड़ा चौकोर जैसा लगता है। अब जरा समंदर के किनारों पर चलते हैं। भारत की जो कोस्टलाइन है यानी तटरेखा, वो भी बहुत लंबी है। अगर हम अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भी जोड़ लें तो ये 7500 किलोमीटर से भी ज्यादा हो जाती है। और यही लंबी तटरेखा सदियों से हमारे व्यापार और संस्कृति की जीवन रेखा रही है। चलिए अब देश के उत्तरी हिस्से में चलते हैं। यहाँ एक कमाल की बात है, जानते हैं क्या? यहीं पर दुनिया के दो बिल्कुल अलग अलग नज़ारे एक साथ देखने को मिलते हैं। एक तरफ आसमान को छूते बर्फीले पहाड़ और ठीक उनके नीचे दूर दूर तक फैले हरे भरे मैदान। देखिए, जब हम हिमालय का नाम लेते हैं तो अक्सर एक ही पहाड़ की तस्वीर दिमाग में आती है, पर असल में ये 3 पैरेलल रेंज हैं। सबसे ऊपर और सबसे ऊंची है हिमाद्री, जहां माउंट एवरेस्ट जैसी चोटियां हैं। उसके नीचे आता है हिमाचल, जहां हमारे सारे मशहूर हिल स्टेशन हैं। और सबसे आखिर में दक्षिण की तरफ हैं शिवालिक की पहाड़ियां, जो कम ऊंची हैं। तो सवाल यह है कि ये मैदान बने कैसे? कहानी बड़ी दिलचस्प है। जब टेक्टोनिक प्लेट्स की टक्कर से हिमालय ऊपर उठ रहा था तो उसके ठीक दक्षिण में एक बहुत बड़ी खाई या गड्ढा बन गया। फिर लाखों सालों तक हिमालय से निकलने वाली नदियों ने अपने साथ लाई मिट्टी, जिसे एलुवियम कहते हैं, इस गड्ढे में जमा करती रहीं और बस इसी से बन गए दुनिया के सबसे उपजाऊ मैदानों में से एक, हमारे उत्तर भारत के मैदान। उत्तर की सैर के बाद अब हम चलते हैं भारत के दिल की तरफ, यानी कि पेनिनसुलर प्लेटो या प्रायद्वीपीय पठार। ये कोई नया नवेला इलाका नहीं है, बल्कि ये धरती की सबसे पुरानी और सबसे मजबूत जमीनों में से एक है। इस पठार के दोनों तरफ जैसे 2 गार्ड खड़े हों, वैसे हैं वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट। पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट एक लगातार चलने वाली ऊंची दीवार जैसा है। वहीं पूर्वी घाट यानी ईस्टर्न घाट थोड़ा कटा-फटा और नीचा है। ऐसा इसलिए क्योंकि गोदावरी और कृष्णा जैसी बड़ी नदियों ने उसे बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने के लिए जगह जगह से काट दिया है। इसी पठारी इलाके में आपको दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक अरावली रेंज भी मिलेगी।
और हाँ, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, जिसे हम डेक्कन प्लेटो कहते हैं, करोड़ों साल पहले ज्वालामुखी के लावे से बना था। और यही लावा आज उस काले मिट्टी की वजह है जो कपास की खेती के लिए इतनी मशहूर है। पठारों से उतरकर अब हम उस जगह चलते हैं जहां जमीन समंदर से मिलती है। बात करते हैं भारत के तटीय इलाकों और इसके दो खास द्वीप समूहों की। क्या आपको पता है कि भारत के 9 राज्यों की सीमा समंदर को छूती है? पर सबसे लंबी कोस्ट लाइन किसकी है? वो है गुजरात की। उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश और फिर तमिलनाडु। गुजरात की तटरेखा सिर्फ लंबी ही नहीं बल्कि काफी कटी फटी भी है, और यही चीज इसे बंदरगाहों के लिए एक बेहतरीन जगह बनाती है। अब आते हैं द्वीपों पर। भारत के पास 2 मुख्य द्वीप समूह हैं और दोनों के बनने की कहानी बिल्कुल अलग है। एक तरफ अरब सागर में लक्षद्वीप है जो कोरल यानी मूंगे से बना है। दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार हैं जो असल में समंदर में डूबी हुई एक पहाड़ी रेंज की ज्वालामुखी चोटियां हैं। अच्छा, अब तक हमने जमीन, पहाड़ और समुंदर की बात की। अब हमारे आखिरी हिस्से में हम ये देखेंगे कि ये विशाल भूगोल हमारे समय और मौसम, खासकर मानसून पर कैसे असर डालता है। यहाँ एक बड़ा मजेदार सवाल उठता है। भारत इतना चौड़ा है कि इसके सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी हिस्से के सूरज निकलने में लगभग 2 घंटे का फर्क होता है। तो फिर पूरे देश में एक ही वक्त पर घड़ी कैसे चलती है? इसका जवाब है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या IST। इसे देश के लगभग बीच से गुजरने वाली एक देशांतर रेखा 82.5 डिग्री ईस्ट के हिसाब से सेट किया गया है। ये लाइन उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के पास से गुजरती है। तो एक तरह से ये पूरब और पश्चिम के समय के बीच का एक समझौता है जिसे पूरे देश में माना जाता है। और हाँ, भूगोल सिर्फ समय ही नहीं, मौसम भी तय करता है। कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के लगभग बीच से गुजरती है। ये रेखा देश को 2 क्लाइमेट जोन्स में बांट देती है। इसके दक्षिण का हिस्सा ट्रॉपिकल है और उत्तर का सब ट्रॉपिकल। और यही हमारे देश के मौसम में इतनी वैरायटी की एक बड़ी वजह है। तो आज के इस सफर के बाद एक बात तो साफ है, भारत का भूगोल सिर्फ पहाड़ों, नदियों और मैदानों का नक्शा नहीं है। ये एक जीती जागती कहानी है जिसने हमारे इतिहास को, हमारी संस्कृति को और हम सब को गढ़ा है। और इसी सफर के अंत में मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। इतनी भौगोलिक विविधता, पहाड़, समंदर, रेगिस्तान, जंगल, सब कुछ इतना अलग, फिर भी वो कौन सी चीज है, वो कौन से धागे हैं जो इस विशाल और विविध भूमि को एक राष्ट्र के रूप में एक साथ पिरोते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।